हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इस सीरीज में आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि 2025 से लेकर 2015 तक आए हुए हैं। इन 11 सालों में आयनिक इक्विलिब्रियम के हर साल एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप इस सीरीज को अच्छे से देखिएगा और कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो कि नीट 2025 में आया हुआ था। क्या कह रहा है इसमें? इफ द मोलर कंडक्टिविटी del m of 0.050 mole liter inverse solution of monobasic weak acid is 90 Siemens centimeter square mole inverse, its extent degree of dissociation will be। इसमें दिया हुआ है कैटायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हमसे पूछ रहा है एक्सटेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा होता है। इसकी वैल्यू को पूछ रहा है कि क्या होगा। साथ ही साथ हमें मोनोबेसिक वीक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी दैट इज डेल एम गिवन है 90 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हम इस सोल्यूशन में की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। तो सॉल्यूशन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। और कैटायन और एनायन की लिमिटिंग कंडक्टिविटी गिवन है। कैटायन की है 3 4, यहाँ पे है ना 349.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स प्लस 50.4। इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 400 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हमारे पास देखो इस मोनोबेसिक वीक एसिड की लिमिटिंग कंडक्टिविटी और साथ ही सॉल्यूशन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता चल गई है। तो इसको निकालने के लिए अल्फा की वैल्यू पूछा है, तो अल्फा इज इक्वल टू होता है डेल एम अपॉन डेल एम नॉट। डेल एम की वैल्यू है 90 और डेल एम नॉट की वैल्यू है 400। अभी हमने निकाला। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.225। ए ऑप्शन में गिवन है तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फोरिक एसिड आयोनाइज्ड इन 3 स्टेप with their ionization constant values Ka1, Ka2 and Ka3 respectively, while K the overlap ionization constant. Which of the following statement are true? तो इन सब स्टेटमेंट्स को पढ़ने से पहले देखो कि फॉस्फोरिक एसिड कैसे आयोनाइज होता है। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो बनेगा H प्लस प्लस HPO4 H2PO4 निगेटिव। अब यहाँ पे H2PO4 निगेटिव फिर से आयोनाइज होगा और यहाँ पे बन जाएगा H प्लस प्लस HPO4 2 निगेटिव। अब HPO4 अभी भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो ये किस तरीके से आयोनाइज होगा? ये बनेगा H प्लस प्लस PO4 3 निगेटिव। अब देखो इसमें सबका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट के लिए Ka1, सेकंड के लिए Ka2 और थर्ड के लिए Ka3 गिवन है। अगर इन तीनों रिएक्शन को हम ऐड करते हैं तो देखो क्या होगा। ऐड करने से H2PO4 से H2PO4 कट हो जाएगा, HPO4 2 निगेटिव से HPO4 2 निगेटिव कट हो जाएगा। तो क्या बच रहा है? लेफ्ट हैंड साइड H3PO4 ये जा रहा है 3H प्लस प्लस PO4 3 निगेटिव और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K मान लेते हैं। तो अब क्या होगा, अगर इन सबको ऐड किया गया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। K इज इक्वल टू हो जाएगा Ka1 इंटू Ka2 इंटू
Ka3। अगर दोनों साइड log ले लेते हैं तो log K इज इक्वल टू log Ka1 प्लस log Ka2 प्लस log Ka3। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ना तो log A इंटू बी क्या हो जाएगा, log A प्लस log B। यहाँ पे Ka3 हो जाएगा। ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब हम पढ़ते हैं क्या स्टेटमेंट गिवन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि log k इज इक्वल टू log k1 प्लस log k2 प्लस log k3। अभी हमने इसको सॉल्व किया ना यहाँ पे, तो यही गिवन है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकंड है H3PO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4 नेगेटिव एंड HPO4 2 नेगेटिव। ये भी सही होता है क्योंकि देखो H3PO4 में से H प्लस निकालना इजी होता है। जैसे जैसे इसमें से H प्लस निकलता जाता है वैसे वैसे इसकी जो एसिडिक पावर होती है वो घटती चली जाती है। इसका मतलब कि इसमें से H प्लस निकालना कठिन होता जाता है। यानी कि Ka1 की वैल्यू ज्यादा होगी Ka2 से और Ka3 लास्ट में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले H3PO4 में से एसिड H प्लस निकालना आसान है इन कंपेयर टू H2PO4 और HPO4 से, है ना। इसलिए Ka1 की वैल्यू ग्रेटर होगी Ka2 से और Ka2 की वैल्यू ग्रेटर होगी Ka3 से। इसका मतलब कि बी भी एक सही ऑप्शन गिवन है। अब सी में क्या है कि Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन Ka3। अभी हमने बताया ये, है ना, तो ये सी भी सही हो जाएगा। डी ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि डी के लिए देखो हमने ऐसा फॉर्मूला निकालना था, इससे किसी भी तरीके से तुम डी वाला ऑप्शन नहीं ले आ सकते हो, तो ये गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ए बी सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेंस्ट ऑक्सैलिक एसिड एंड व्हाट इज द कलर चेंज एट द एंड पॉइंट। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH प्लस ऑक्सैलिक एसिड C2H2CO4। ये रिएक्शन करके बनाएगा N2C2O4। ये जो सोडियम ऑक्सलेट सॉल्ट है, सोडियम ऑक्सलेट सॉल्ट, ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है ना। यहाँ पे देखो Na है तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो सकता है, इसकी जगह पे NaOH हो सकता है। और साथ ही साथ वीक एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड। वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब कि ये बेसिक सोडियम ऑक्सलेट सॉल्ट ये बेसिक नेचर का होगा, ये बेसिक होगा। और बेसिक होगा तो इसकी पीएच जो है वो ज्यादा होगी। अब पीएच ज्यादा किसकी होती है, कौन सा ऐसा इंडिकेटर होता है जो हाई पीएच पर कलर चेंज को दिखाता है, तो वो होता है फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन क्या होता है कि पीएच 8.2 से 10 के बीच में कलर चेंज दिखाता है। एंड पॉइंट फिनोफ्थिलीन का ये होता है। और इसमें कलर कैसा चेंज होता है, पहले कलर लेस रहता है और फिर पिंक कलर का हो जाता है। एंड पॉइंट आने पर पिंक कलर का फिनोफ्थिलीन शो करता है। इसीलिए इसमें टाइट्रेशन में जब यूज करते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस जब NaOH का टाइट्रेशन करते हैं तो फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर यूज करते हैं। अब एल्कलाइन KMnO4 ये भी शो कर सकता था, लेकिन ये क्या होता है कि एक जो शॉर्ट डिस्टेंस का कलर चेंज होता है जिसमें कि स्लाइट चेंज इन पीएच होता है उसको नहीं डिटेक्ट कर पाता है, तो अल्कलाइन KMnO4 यहाँ पे नहीं यूज हो पाएगा। उसके बाद अच्छा सी ऑप्शन में दिया है फिनोफ्थिलीन कलरलेस टू पिंक, तो सी ऑप्शन ही सही होगा। ए में पिंक टू येलो दिया है, ये नहीं हो पाऊंगा है। उसके बाद है मेथाइल ऑरेंज येलो टू पिंकिश रेड कलर।
मिथाइल ऑरेंज का जो कलर चेंज होता है वो 3.1 टू 4.4 होता है। तो हमें तो बेसिक पीएच चेंज में चाहिए, तो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज भी नहीं यूज होगा, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ solubility ऑफ AgCl in 0.1 molar KCl solution to the solubility of AgCl in water is S in KCl divided by S in water। इसका रेशियो पूछा है कि क्या होगा। अब देखो, KSP की वैल्यू गिवन है, solubility प्रोडक्ट KSP इज इक्वल टू 10⁻⁻10। हम जानते हैं कि जो AgCl कैसे सॉल्युबल होता है। AgCl ये ब्रेक होता है Ag प्लस प्लस Cl माइनस। ऐसा किस में ब्रेक होता है? वाटर में। अब यहाँ पे क्या आता है, KSP की वैल्यू S, इसका सॉल्युबिलिटी S और इसकी भी सॉल्युबिलिटी S, तो S इंटू एस दैट इज S स्क्वायर। और KSP की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻10। यहाँ से S की वैल्यू तुम निकालोगे तो आ जाएगा √10⁻⁻10 दैट इज 10⁻⁻5। अब AgCl की सॉल्युबिलिटी अगर KCl में देखेंगे तो देखो AgCl Ag प्लस प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा कि KCl में जो Cl माइनस है उसका कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा और Cl माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो इसका कितना प्रेजेंट है? Cl माइनस 0.1 मोलर प्रेजेंट है। तो जितनी भी सॉल्युबिलिटी यहाँ पे Cl माइनस की होगी उसमें 0.1 ऐड हो जाएगा। तो Ag प्लस की सॉल्युबिलिटी S है और Cl माइनस की S प्लस 0.1। तो इसका अगर तुम आयन KSP निकालोगे, KSP इज इक्वल टू S इंटू 0.1 प्लस S। तो 0.1 प्लस S, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.1, क्योंकि S की वैल्यू 0.1 से बहुत कम होगी, तो इसको ओवरऑल हम कैलकुलेशन के लिए 0.1 लिख सकते हैं। तो S इंटू 0.1 हो जाएगा, तो KSP 10⁻⁻10 गिवन है, यहाँ पे हो जाएगा 0.1 S। यहाँ से S की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 0.1, 10⁻⁻9 आ जाएगा। तो हमसे ये पूछा था सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन KCl, ये आया है S की वैल्यू 10⁻⁻9 और डिवाइडेड बाई solubility of AgCl in water, ये आई है 10⁻⁻5। आंसर आ जाएगा 10⁻⁻4। किस में गिवन है? ए ऑप्शन में 10⁻⁻4 गिवन है, मतलब ए करेक्ट हो जाएगा। एन एसिडिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग। अब देखो, बफर जो प्रिपेयर किया जाता है दो तरीके से होता है। फर्स्ट होता है एसिडिक बफर और सेकंड होता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर जो प्रिपेयर होता है उसमें हम वीक एसिड लेते हैं और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड लेते हैं, जैसे वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। तो कोई भी वीक एसिड ले लो, जैसे कि मान लो CH3 COOH ले लेते हैं और इसका हम सॉल्ट लेंगे तो क्या होगा? CH3 COONA। तो ये एसिडिक बफर हो जाएगा। और बेसिक बफर कैसे प्रिपेयर किया जाता है? बेसिक बफर प्रिपेयर करने के लिए हम वीक बेस लेते हैं और उसका सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ वीक बेस। अब देखो, कोई भी वीक बेस लेते हैं, जैसे कि मान लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं और इसका अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, तो ये वीक बेस हो गया और ये सॉल्ट हो गया वीक बेस का।
तो इस तरीके से एसिडिक और बेसिक बफर तैयार किया जाता है। ऑप्शन में देखो क्या गिवन है, वीक बेस प्रिपेयर्ड एसिडिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे देखो एसिडिक बफर मैंने प्रिपेयर किया वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे क्या है, जैसे NaOH का सॉल्ट है ना, NaOH, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है इक्वल वॉल्यूम ऑफ इक्विमिलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस, नहीं वीक एसिड वीक बेस तो नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, नहीं दोनों तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड विथ सॉल्ट ऑफ वीक बेस, ये भी गलत हो जाएगा। हमें एसिड जो होगा वो वीक एसिड लेना पड़ेगा और उसका जो सॉल्ट होगा वो किसी ऐसे, जैसे यहाँ पे जो सॉल्ट में सोडियम आया है ये किसी स्ट्रॉन्ग बेस का होना चाहिए था, तो इसीलिए हम एसिडिक बफर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.01 molar acetic acid solution in 1% ionized, then the pH of the acetic acid solution is। दिया है एसिडिक एसिड का सी कंसंट्रेशन दिया है 0.01 मोलर और बोल रहा है कि ये 1% आयोनाइज्ड हुआ है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है 1%। इसको चेंज करेंगे तो 1/100 आ जाएगा, मतलब 10⁻⁻²। अब हम जानते हैं कि अगर कोई वीक एसिड आयोनाइज होता है तो H प्लस जो वैल्यू आती है उसकी वो आता है सी अल्फा, है ना। तो सी अल्फा में सी की वैल्यू गिवन है 0.01 और अल्फा की वैल्यू गिवन है 10⁻²। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10⁻⁻4। अब हमसे पूछा है पीएच ऑफ एसिटिक एसिड, तो पीएच निकालने के लिए होता है माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन, माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन निकाला हमने -10⁻⁻4 और यहाँ से वैल्यू आ गई पीएच की 4। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीएच ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.10 मोलर सोडियम एसिटेट एंड 0.01 मोलर ऑफ एसिटिक एसिड। तो पीएच पूछ रहा है क्या होगा, और यहाँ पे एसिड की और बेस की, सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होगा और उसका सॉल्ट और उसकी कंसंट्रेशन गिवन है। तो पीएच निकालने के लिए पीएच इज इक्वल टू होता है, अगर कोई वीक एसिड और उसका सॉल्ट गिवन है तो पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन और एसिड की कंसंट्रेशन रखते हैं। पीके की वैल्यू गिवन है हमें 4.57 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 0.1 और एसिड की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 0.01। अब इसको सॉल्व करें, 4.57 प्लस लॉग 10, यहाँ से आ जाएगा 5.57। लॉग 10 की वैल्यू 1 होता है, तो 1 प्लस 4.57 इज इक्वल टू 5.57 आ जाएगा। आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द pKb ऑफ डाइमिथाइल एमीन एंड pKa ऑफ एसिडिक एसिड आर 3.27 and 4.77 respectively at temperature T Kelvin. The correct option for the pH of dimethyl ammonium acetate solution is। यहाँ पे पीएच पूछ रहा है और हमें पीके और पीके भी गिवन है ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो जब वीक एसिड और वीक बेस का पीके और पीके भी दिया होता है और पीएच पूछता है तो उसके लिए फॉर्मूला हम जानते हैं पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पीके माइनस पीकेबी। 7 प्लस हाफ पीके की वैल्यू गिवन है 4.77
माइनस पीकेबी की वैल्यू गिवन है 3.27। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए। 7 प्लस 1.5 आ जाएगा यहाँ से, डिवाइड बाई 2, ये आ गया 7.75। इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaOH का होल ट्वाइस इन 0.1 मोलर NaOH given that the ionic product of NaOH का होल ट्वाइस is 2 क्रॉस 10 to the power -15। देखो सबसे पहले NaOH का होल ट्वाइस कैसे डिसोसिएट होता है। ये बनेगा Na प्लस 2 प्लस 2 OH माइनस। यहाँ पे Na प्लस 2 की सॉल्युबिलिटी S मान लेते हैं, तो OH माइनस की 2S हो जाएगी, है ना। और अब देखो NaOH में पूछा है, मतलब NaOH का कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा यहाँ पे OH माइनस का। यहाँ पे Na प्लस में प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा, तो 0.1 दिया हुआ है NaOH का, तो ये भी 0.1 ही बनेगा और ये भी 0.1 बनेगा। तो टोटल यहाँ पे OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 2S प्लस 0.1। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2S प्लस 0.1। S की वैल्यू तो बहुत कम होती है, तो इसको हम टोटल 0.1 भी लिख सकते हैं। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू Na प्लस 2 की कंसंट्रेशन प्लस इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। Na प्लस 2 की कंसंट्रेशन S मानते हैं, यहाँ पे S है ना, और OH माइनस की कंसंट्रेशन अभी आई 0.1 का होल स्क्वायर। आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू हमें गिवन है 2 क्रॉस 10 टू द पावर -15। अब यहाँ से S की वैल्यू निकाल लो, तो S आ जाएगा 2 क्रॉस 10 टू द पावर -13। यही करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड H2O एंड HFR। अब देखो कॉन्जुगेट बेस अगर किसी का निकालते हैं तो उसमें से H प्लस निकाल देते हैं। जैसे कि H2O का अगर कॉन्जुगेट बेस निकालेंगे तो H प्लस निकालेंगे और उसमें जो बचा दैट इज OH माइनस बचा, तो यही OH माइनस कॉन्जुगेट बेस होता है H2O का। यही कॉन्जुगेट बेस हुआ किसका, H2O का। सिमिलरली HF का अगर निकालो तो HF में से H प्लस निकाल दो, है ना, और क्या बचा उसके बाद F माइनस। तो जो F माइनस बचा ये कॉन्जुगेट बेस होता है किसका, HF का। तो OH माइनस एंड F माइनस रिस्पेक्टिवली। A is the correct option. pH of a saturated solution of calcium hydroxide is 9। pH given है कितना, 9। The solubility product KSP of calcium hydroxide is। KSP पूछा हुआ है, तो देखो क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम आयनिक प्रोडक्ट लिखते हैं। किसमें ब्रेक डाउन होगा, कैल्शियम प्लस 2 में प्लस 2 OH माइनस में। अब यहाँ पे pH 9 गिवन है ना, इसका मतलब POH कितना हो जाएगा, 14 माइनस 9 दैट इज 5 आ जाएगा। POH 5 आ गया, और यहाँ से OH माइनस की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। इसकी सॉल्युबिलिटी कितना होगी, S, और इसकी सॉल्युबिलिटी कितना होगी, 2S होगी। KSP इसका निकालो, KSP आ जाएगा S इंटू 2S का होल स्क्वायर, आ जाएगा 4S क्यूब। अब S की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हमें सॉल्युबिलिटी पता चल जाना है कि क्या होगा। तो अब देखो S की वैल्यू क्या है कि P, अब यहाँ पे हमें POH गिवन है, POH से S की वैल्यू निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा कि KSP क्या होगा।
तो देखो यहाँ से POH क्या होता है, POH इज इक्वल टू PH माइनस लॉग OH माइनस की कंसंट्रेशन। POH की वैल्यू गिवन है 5, ये आ जाएगा माइनस लॉग OH माइनस की कंसंट्रेशन। यहाँ से OH माइनस की कंसंट्रेशन अगर निकालोगे तो आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5। अब OH माइनस की कंसंट्रेशन यहाँ पे गिवन है 2S, तो 2S इज इक्वल टू आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5। तो S की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब इस वैल्यू को KSP के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ से हमें KSP की वैल्यू निकल जाएगी। तो 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाई 8। इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.5 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 15। इसका मतलब 0.5 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 15, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। कुछ नहीं करना था, पीएच की वैल्यू गिवन है जिससे पीओएच की वैल्यू निकाल लेंगे, और पीओएच से हम ओएच माइनस की कंसंट्रेशन निकाल लिए। ओएच माइनस की कंसंट्रेशन के बाद हम सॉल्युबिलिटी एस की वैल्यू निकाल लिए, और सॉल्युबिलिटी एस का निकालने के बाद हम केएसपी की वैल्यू निकाल लिए जो कि आया 4s क्यूब। इस फॉर्मूले में एस की वैल्यू पुट किए और केएसपी की वैल्यू आसानी से निकाल लिए। विच विल मेक बेसिक बफर। तो बेसिक बफर बनाने के लिए अभी मैंने पहले बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि कैसे बनाते हैं। तो ये सब ऑप्शन पढ़िए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, और करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। Following solution were prepared by mixing different volume of NaOH and HCl of different concentration. ये different concentration given है। pH of which of one of the following is equal to 1। सबकी pH निकालनी है और देखना है आपको कि किसकी pH 1 के इक्वल है। फर्स्ट ऑप्शन है 60 ml m/10 HCl प्लस 40 ml m/10 NaOH। देखो 60 ml और m/10 HCl, इसके लिए अगर अगर मिली मोल निकालोगे तो मिली मोल होता है 60 इंटू 1/10। ये कितना मिली मोल आ जाएगा, 6 मिली मोल। और इसी तरीके से अगर NaOH के लिए निकालोगे तो 40 इंटू m/10 आ गया 4 मिली मोल। अब देखो 6 millimole of HCl react with 4 millimole of NaOH। तो न्यूट्रलाइजेशन के बाद क्या होगा कि 4 millimole of NaOH react with 4 millimole of HCl। इसका मतलब यहाँ से 2 मिलीमोल लास्ट में HCl बच जाएगा। अब ये जो 2 मिलीमोल HCl बचा है इसी से pH डिसाइड होगा कि pH कितना होगा, है ना। तो अब देखो H प्लस की कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें H प्लस इज इक्वल टू होता है C इज इक्वल टू N/V। N की वैल्यू अभी हमें पता चली है 2 मिलीमोल HCl बचा हुआ है तो 2 हो जाएगा, और V की वैल्यू कितना है 60 ml प्लस 40 ml, दैट इज यहाँ पे कितना आ गया 100 ml। तो यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई 2 10 टू द पावर माइनस 2। अब यहाँ से H प्लस की कंसंट्रेशन निकल गई तो तुम्हें क्या करना है pH निकालना है। तो pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस, क्योंकि pH ही पूछा है कि किसकी pH 1 होगी, है ना। तो देखो माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 2 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 2। यहाँ से सॉल्व करने के बाद निकालोगे तो आएगा 2 माइनस लॉग 2। टोटल सॉल्व करोगे आएगा 1.7। तो ये क्या 1 है, नहीं, तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। उसके बाद है ऑप्शन बी का भी सेम तरीके से निकालेंगे, और ऑप्शन सी का मैं निकाल करके देखती हूँ ऑप्शन सी का आता है कि नहीं।
ऑप्शन सी में देखो फर्स्ट के लिए HCl का अगर मिलीमोल निकालोगे तो कितना आएगा 75 इंटू 1/5 और NaOH का मिलीमोल निकालोगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू 1/5। तो फर्स्ट वाला आया 15 मिलीमोल और NaOH का आ गया 5 मिलीमोल। तो 15 millimole of HCl react with 5 millimole of NaOH। तो यहाँ पे क्या होगा कि 15 minus 5 is equal to 10 millimole of HCl will remain after neutralization। तो 10 मिलीमोल बचा हुआ है। अब यहाँ से H प्लस की कंसंट्रेशन निकालेंगे तो C इज इक्वल टू आ जाएगा N बाई वी। N कितना है 10 और V कितना है 100 ml plus 100 ml that is 200 ml। नहीं 75 ml plus 25 ml that is 100 ml। यहाँ से आ जाएगा 10 टू द पावर -1 H प्लस कंसंट्रेशन और pH निकालो तो आ जाएगा माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन। H प्लस की कंसंट्रेशन गिवन है 10 टू द पावर -1, pH आ गया 1। इसका मतलब C ही करेक्ट ऑप्शन होगा। C में pH 1 आ गया तो C इज करेक्ट ऑप्शन हियर। इसी तरीके से आप D का भी निकाल सकते हो और B का भी निकाल सकते हो। इसका भी pH 1 नहीं आएगा तो C इज करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर इज 2 क्रॉस 4 टू 2.42 क्रॉस 10 टू द पावर -3 ग्राम लीटर इनवर्स एट 298 Kelvin। The value of its solubility product Ksp will be given molar mass of barium sulfate is 233 gram mole inverse। The solubility of BaSO4 in water कितना given है solubility 2.42 क्रॉस 10 टू द पावर -3 ग्राम लीटर इनवर्स। अब देखो इसमें क्या हुआ है मोल लीटर में पूछा हुआ है तो हमें इसको मोल लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसके मोलर मास से हमें डिवाइड करना पड़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कितना आ जाएगा 2.42 क्रॉस 10 टू द पावर -3 ग्राम लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होता है 233 ग्राम मोल इनवर्स। इसकी वैल्यू आएगी 1.04 क्रॉस 10 टू द पावर -5। ये मोल ऊपर जाएगा मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा और ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और लीटर इनवर्स। अब हम यहाँ पे KSV की वैल्यू पूछा हुआ है क्या होगा तो BaSO4 कैसे ब्रेक होता है BaSO4 आयोनाइज लाइक बेरियम +2 हो जाएगा प्लस SO4 2 निगेटिव। यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी S और इसकी भी सॉल्युबिलिटी S मतलब KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। तो KSP S की वैल्यू अभी हमने निकाला 1.04 क्रॉस 10 टू द पावर -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये आ गया 1.08 क्रॉस 10 टू द पावर -10 मोल स्क्वायर लीटर की पावर -2। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है 1.0 क्रॉस 10 टू द पावर -8 -10 मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इन एन सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ Ag2C2O4 is 2.2 क्रॉस 10 टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स solubility product of Ag2C2O4। तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इन सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ Ag2C2O4 इज कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 2 क्रॉस 10 टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा है Ag2C2O4 आयोनाइज होगा तो क्या बनेगा 2Ag प्लस
प्लस C2O4 2 नेगेटिव। अब यहाँ से सॉल्युबिलिटी इसकी कितनी होगी 2s और इसकी सॉल्युबिलिटी s होगी। हमें Ag प्लस की कंसंट्रेशन गिवन है और यहाँ से Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आई 2s आई। तो इसका मतलब 2s इज इक्वल टू कितना गिवन है 2.2 क्रॉस 10 टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स गिवन है। s की वैल्यू कितना आ जाएगी 2.2 क्रॉस 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 1.1 क्रॉस 10 टू द पावर -4। ये s की वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछा है KSP की वैल्यू पूछा है। तो KSP इज इक्वल टू कितना होगा 2s का स्क्वायर इंटू s 4s क्यूब आ गया। अब s की भी वैल्यू गिवन है और 4 इंटू एस की वैल्यू 1.1 क्रॉस 10 टू द पावर -4 का होल क्यूब आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.3 क्रॉस 10 टू द पावर -12 किसमें गिवन है 5.3 cross 10 to the power -12. C is correct option here. The percentage of pyridine that forms pyridinium ion in 0.1 molar aqueous pyridine solution Kb given है for C2H5n is 1.7 cross 10 to the power -9. पूछा है percentage of pyridine that forms pyridinium ion. देखो यहाँ पे क्या होता है pyridine C5H5n इसका रिएक्शन करवाएंगे हम वाटर के साथ तो बनेगा pyridinium आयन C5H5NH पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये जो pyridinium बना अमाउंट ऑफ pyridinium दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम pyridine इज अल्फा मान लेते हैं है ना। अब अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है रूट ओवर के बी डिवाइडेड बाई pyridinium आयन की कंसंट्रेशन। अब Kb की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है 1.7 क्रॉस 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 0.10। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.30 क्रॉस 10 टू द पावर -4 ये आ गया 1.30 क्रॉस 10 टू द पावर -2 परसेंटेज क्योंकि हमें परसेंट में पूछा है तो ये आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 1.30 तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना 0.013%। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर -10 इन 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन वुड बी। अब देखो यहाँ पे जब AgCl की सॉल्युबिलिटी होगी तो NaCl करेगा यहाँ पे इसका 0.1 मोलर इसका कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। तो इससे पहले हमने एक कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व किया था ठीक उसी प्रकार से इसे भी करेंगे। तो इसको आप सॉल्व करिए और इसका जो आंसर होगा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। Which of the following fluorocompounds is most likely to behave as Lewis base? लुईस बेस क्या होता है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। तो जिसके पास लोन पेयर होगा और वो डोनेट कर रहा है वही लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। BF3 के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है। PF3 के पास एक लोन पेयर होता है तो ये सही हो सकता है। CF4 कार्बन की वैलेंसी 4 होती है चारों पूरी है तो ये भी नहीं होगा। SiF4 सेम ग्रुप का है तो ये भी नहीं शो करेगा। इसका मतलब PF3 इज करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि My and NY3 two nearly insoluble salts have the same KSP value 6.2 cross 10 to the power -13 at room temperature. Which statement would be true in regard to the My and NY3? The salt My and NY3 are more soluble in 0.5 molar Ky than in pure water. तो देखो solubility ही पूछा गया है तो हम दोनों का सबसे पहले solubility निकाल लेते हैं कि कितना आएगा। उसके बाद हम उसको easily कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं My इसका आयनिक प्रोडक्ट क्या आएगा M प्लस प्लस Y माइनस
सॉल्युबिलिटी कितनी होगी एम एस, KSP इज इक्वल टू हो जाएगा एस का स्क्वायर। KSP की वैल्यू कितनी गिवन है 6.2 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 13 आ गया एस स्क्वायर। यहाँ से एस की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 7.87 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 7 मोल लीटर इनवर्स। ये आ गया सॉल्युबिलिटी की प्रोडक्ट वैल्यू। नेक्स्ट है NY3। इसके लिए अगर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू निकालोगे n प्लस में टूटेगा प्लस 3y निगेटिव में टूटेगा, इसके लिए s और इसके लिए 3s। KSP की वैल्यू निकालोगे तो s इंटू 3s का होल क्यूब, ये आ गया 27 s की पावर 4। अब KSP की वैल्यू कितना गिवन है 6.2 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 13। यहाँ से s की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 3.89 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स। तो यहाँ पे देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ NY3 ये किसमें है -4 में है, और जो My की सॉल्युबिलिटी है -7 में। इसका मतलब My की जो सॉल्युबिलिटी है वो -7 है, तो ये कम होगी, लेस होगी, और इसकी इन कंपेयर्स टू My ये ज्यादा होगी, मोर। कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है? डी ऑप्शन में देखो, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ My इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ NY3। इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिकल तो नहीं है, हैव नो इफेक्ट ऐसा भी नहीं है, बी और सी भी नहीं होगा, और सॉल्युबल इन 0.m प्योर वाटर ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। Which one of the following pairs of solution is not an acidic buffer? हाँ, मैंने एसिडिक बफर और बेसिक बफर भी बता दिया है आपको, तो इसका भी आंसर आप क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the pH of resulting solution when equal volume of 0.1 molar NaOH and 0.01 molar of HCl mixed? देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन है NaOH का HCl के साथ, NaOH प्लस HCl, ये रिएक्ट करके NaCl प्लस वाटर बना रहे हैं। इसकी NaOH की जो कंसंट्रेशन है गिवन है 0.01 और इसकी 0.01। अब देखो यहाँ पे एट टाइम 0 ये तो कुछ भी नहीं रहेगा, 0 ही रहेगा, लेकिन एट टाइम t क्या होगा कि 0.01 मोलर रिएक्ट करेगा NaOH की 0.1 मोलर से, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 0.09 बच जाएगा, और 0.01 रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे तो 0 बचा, और इसका कितना फॉर्म हो रहा है 0.10 और 0.01 फॉर्म हो रहा है दोनों का। अब OH माइनस की जो कंसंट्रेशन होगी वो लास्ट में बच रही है ना, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन हो जाएगा कितना N/B। N की वैल्यू कितना है 0.09 जो कि लास्ट में बच रहा है, वॉल्यूम कितना है 2, इससे निकाल लोगे तो 0.045 मोलर आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब देखो कंसंट्रेशन मिल गई, हमें POH पूछा है कि क्या होगा, तो POH होता है माइनस लॉग 0.045, ये आ गया 12.65 POH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। Next question, the KSP of Ag2CrO4, AgCl, AgBr, AgI are respectively, सबका KSP की वैल्यू गिवन है। Which one of the following salts will precipitate last if AgNO3 solution is added to the solution containing equal moles of NaCl, NaBr, NaI or Na2CrO4? देखो जो solubility होती है
वो प्रेसिपिटेशन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर कोई चीज सॉल्युबल हो जा रहा है मतलब उसका प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है, और अगर कोई चीज प्रेसिपिटेट बन जा रहा है तो इसका मतलब कि वो सॉल्युबल नहीं है। जैसे टी जो होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेसिपिटेशन की। तो जितना गिवन है सबका अगर हम सॉल्युबिलिटी निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा प्रेसिपिटेट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ज्यादा आती है तो प्रेसिपिटेशन उसका कम होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और हमसे पूछा भी यही गया है कि किसका प्रेसिपिटेशन सबसे कम होगा। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो फर्स्ट वाला गिवन है Ag2CrO4। इसको जब वाटर में ऐड किए तो ये ब्रेक हुआ 2Ag प्लस में प्लस CrO4 2 नेगेटिव में। यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन है 2s और इसकी s। अब यहाँ से Ksp की वैल्यू निकालो तो Ksp इज इक्वल टू आ जाएगा 2s का होल स्क्वायर इंटू s। Ksp की वैल्यू कितनी गिवन है 1.1 क्रॉस 10 टू द पावर -12 इक्वल टू 4s क्यूब। s की वैल्यू आ गई 0.65 क्रॉस 10 टू द पावर -4। सिमिलरली इसी तरीके से आपको क्या करना है कि AgCl की भी सॉल्युबिलिटी निकालनी है, AgBr की भी और AgI की। जब आप सबकी सॉल्युबिलिटी निकाल लोगे, S की वैल्यू निकाल लोगे, तो देखोगे यहाँ पे कि जो Ag2CrO4 की सॉल्युबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। इसकी S की वैल्यू जो है इन कंपेरिजन टू अदर AgCl, AgBr, AgI में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो Ag2CrO4 है इसका प्रेसिपिटेशन सबसे कम होगा, है ना। तो इसका प्रेसिपिटेशन सबसे कम होगा यहाँ पे। तो Ag2CrO4 ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यही पूछा गया है कि प्रेसिपिटेट लास्ट। तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। So this is all the question which is asked in NEET previous year question। 11 सालों में हमसे इतने सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और इसके बाद भी हम अगला चैप्टर जो करेंगे वो जीओसी का करेंगे। तो अगर अभी तक आपने जीओसी रिवाइज नहीं किया है तो उसको रिवाइज करके आइएगा। 2-3 दिन में हम जीओसी की भी क्लास लेकर के आएंगे और पिछले 11 सालों में जितने जीओसी के क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच।